औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशों अंदाज से गुजार रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट नंबर 4 देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, ये देखिएगा, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट 1 की बुक है। ठीक है, जिसमें हम पेपर ए को कवर करेंगे। देन पेपर ए जैसे ही कवर होगा, इसके बाद हम फर्दर पेपर बी की तरफ कंटिन्यू कर देंगे लेक्चर्स को। तो शुरू करते हैं बेटा आज के लेक्चर। फ्रेंड्स, अगर हम आज के जिस लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा आज का, जस्ट जो आपका यूनिट नंबर है 4 आपकी बुक का। हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो पार्शियल फ्रैक्शंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर हम। फ्रेंड्स, जैसे देखिएगा, अगर हम जस्ट बात करें फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ सिंबल दैट शोज द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड कॉमन फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शन असल में वो अलामत होती है जो दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हुए शो करवाती है, उसे आप कॉमन फ्रैक्शन कहते हो या जस्ट आप फ्रैक्शन कहते हो। अब इंटीजर्स असल में वो वैल्यू होती हैं जो शारिये के बगैर हों। आपने नंबर्स देखे होंगे, शारिये में भी होते हैं और विदाउट शारिये के। जो शारिये में होते हैं वो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहलाते हैं, और वो नंबर जो शारिये के बगैर होते हैं वो आपके पास इंटीजर्स होते हैं। शारिये वाले आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं और शारिये के बगैर आपके पास इंटीजर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 13/9 यानी 13/9। अब ये 13 देखिएगा, 13 के साथ कोई बीच में कोई शारिया लगा हुआ है, कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो ये आपके पास एक इंटीजर है। और 9 देखिएगा, ये भी आपके पास एक इंटीजर है। अब यहाँ पर 13 भी आपके पास इंटीजर है और ये 9 भी आपके पास इंटीजर है। अब इस डेफिनेशन को देखिएगा, अ फ्रैक्शन इज अ सिंबल, एक फ्रैक्शन वो अलामत होती है दैट शोज, जो जाहिर करती है द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अभी देखिएगा, ये दो इंटीजर हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसी को तो आप फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल था एक फ्रैक्शन का। अब फ्रैक्शन में एक जो बटे के ऊपर टर्म लिखी जाती है और बटे की जो नीचे टर्म लिखी जाती है, इनको भी स्पेसिफाइड नाम दिए जाते हैं डेफिनेशंस के अंदर। देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a/b। अब यहाँ पर जो ये a लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में इसको हम डिविडेंड भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसको आप कहते हो नॉमिनेटर। बटे के ऊपर जो वैल्यू होती है इसको डिविडेंड भी कहते हैं और नॉमिनेटर भी। अब सेम एज इट इज़, ये देखिएगा ब्लू में जो b लिखा हुआ है, इसको आप डिवाइजर भी कहते हैं एंड डिनोमिनेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये तो बेटा ये हमें नाम इसलिए देख लिए हैं क्योंकि आगे हमने इसको डेफिनेशंस में यूज़ करना है। ठीक है, अगर हमें इनके नाम्स वगैरह पता होंगे, हमें बेसिक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आगे हमें आसानी होती जाएगी, क्योंकि हमने इस पार्शियल फ्रैक्शन को 0 से लेकर चलना है और 100 तक लेकर जाना है इस पूरी सीरीज़ को पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिएगा, अगर हम बात करें नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिक फ्रैक्शंस की, अभी तो जस्ट हमने फ्रैक्शंस देखा ना। अब फ्रैक्शंस में आपके पास एक नंबर्स के साथ फ्रैक्शन आती है और एक अल्फ़ाबेटिक फ्रैक्शंस आती है। अगर हम बात करें नंबर्स में फ्रैक्शंस की, तो वो कुछ इस तरह होती है, जैसे 13/9 13/9, या फिर 1/2 1/2, या फिर आप कह सकते हो 1/√5। अब देखिएगा, √5 2 9 ये तमाम नंबर्स हैं। ठीक है, ये आप छोटी क्लासेस में इनको कुछ इस तरह सोल्व करते हैं, जैसे 5 6 में। देखिएगा ज़रा, अगर हम ऐसा करें, यहाँ पर दो नंबर्स उठा लेते हैं, दो फ्रैक्शंस उठा लेते हैं, 13/9 और 1/2। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान हम एक ऑपरेटर रख देते हैं। सपोज कर हमने रख दिया यहाँ पर प्लस का। अब जब भी साइडों पर फ्रैक्शन और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब बेटा देखिएगा, आपने 4 या 3 क्लास में सीखा होगा एलसीएम लेना। हम ज़रा उसी क्लास से शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमने अब 0 से शुरू करना है चीज़ों को। देखिएगा ज़रा, अगर हम 2 और 9 का फ्रैक्शन लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह कर 2 और 9 लेना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, बारी बारी 2 की जगह भी 1 लाना है और 9 की जगह भी 1 लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 9 को 1 बनाने के लिए हम 9 के साथ इसका एलसीएम लेते हैं। 9 का टेबल आपने इतना पढ़ना है कि यहाँ पर 9 आ जाए तो 1 पर, तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास इसकी जगह 1 आ जाएगा और ये वाला जो 2 है ये एज इट इज़ सेम नीचे उतर जाएगा।
अब हम क्या करते हैं, इस 2 को 1 बनाएंगे और 2 को 1 बनाने के लिए हमें 2 के साथ एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 2 का टेबल इतना पड़े कि 2 आ जाए तो 1 पर, तो ऑब्वियस है बच्चों यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 9 से, तो ये कुछ इस तरह होगा। जब आप 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 18 यानी 18। अब ये 18 आपके पास जो है ये आपके पास है एलसीएम, ठीक है। अब इस एलसीएम को आपने लिख देना है इस जगह आकर, यानी बटे के नीचे 18। अब 9 का टेबल आपने इतना पढ़ना है कि आपके पास 18 आ जाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 पर, तो वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले नंबर के साथ यानी नोमिनेटर के साथ। तो 13 को जब आप 2 से ज़रब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26 यानी 26। अब प्लस का सैंपल यहाँ पर इधर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है कि आपके पास 18 आ जाए, तो 2 का टेबल अगर आप 9 तक पढ़ दें तो आपके पास आ जाता है 18 यानी 2 नया 18। 9 पर आता है, आपने उस 9 को मल्टीप्लाई कर देना होता है ऊपर वाले नंबर के साथ यानी 1 के साथ, तो आपके पास आ जाता है 9, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 9। तो 9 + 26 जब आप करते हैं तो आपके पास ये क्या वैल्यू बन जाती है, 35/18, ठीक है, 35/18। ये देखिएगा यहाँ पर अभी जो फ्रैक्शन बनी है आपके पास न्यूमेरिक फ्रैक्शन है, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स यूज़ हुए हैं। अब अगर हम बात करें अल्फ़ाबेटिक फ्रैक्शन की, तो अल्फ़ाबेटिक फ्रैक्शन में बच्चों क्या होता है, आपके पास आती फ्रैक्शंस ही हैं बट उसमें ABC आना शुरू हो जाती है, जैसे 1/x - 1, 1/x + 2। देखिएगा हैं ये भी फ्रैक्शंस ही बट अब इसमें ABC आना शुरू हो गई है, ठीक है। आपने 6-7 से ये क्वेश्चन जब सोल्व किए होंगे तो उसमें ABC का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया था मैथ के अंदर, ठीक है, मतलब कि स्टार्ट हो चुकी थी ABC आना। फिर जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते गए 7, 8, 9, 10 की, तो साथ साथ ABC बढ़ती गई और नंबर्स कम होते गए, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, अगर हम क्या करें, इन दोनों फ्रैक्शंस को उठाकर इधर ले आते हैं और इनका भी सेम इसी तरीके से एलसीएम लेंगे, बट फ़र्क इतना आएगा कि यहाँ पर अब वेरिएबल्स आ चुके हैं यानी ABC आ चुकी है। इसके सेंटर में हम सिंबल लगा लेते हैं प्लस का। अब सेम x - 1 और x + 2 का हम एलसीएम लेंगे, तो देखिएगा बच्चे, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमने x - 1 और x + 2 को सिंपल यहाँ पर रख देना है और हमने कोशिश करनी है कि x - 1 की जगह पर भी 1 आ जाए और x + 2 की जगह पर भी 1 आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ट्राई करेंगे कि x - 1 की जगह 1 लाने की कोशिश करेंगे, तो x - 1 यहाँ पर तो 1 बन जाएगा, ये x + 2 सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, x + 2 की जगह हम 1 लाने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए हमें x + 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये x + 2 और x - 1 जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एलसीएम आ जाएगा, लेकिन आपने इन्हें कंप्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो देखिएगा ये इस तरह कर कर आपके पास आ जाएंगे x - 1 × x + 2। अब लेते कैसे एलसीएम है, ये x - 1 इस x - 1 से खत्म हो जाएगा, पीछे यहाँ पर आ जाएगा x + 2, ग्रीन ये इसके अंदर ब्राउन से कलर के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले 1 से, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज़ आपके पास x + 2 आ जाएगा। फिर ये प्लस का ऑपरेटर यहाँ पर आ गया। अब ये ग्रीन जो लिखा हुआ है ब्राउन कलर में x + 2, ये ब्राउन कलर में x + 2 इस ब्राउन कलर में x + 2 से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा ऑरेंज कलर में x - 1। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले 1 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा x - 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, आप जब x और x को ऐड कर दें, क्योंकि दोनों प्लस के हैं ना, +x और +x कितना हो जाएगा आपके पास 2x, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2x और यहाँ पर +2 है और यहाँ पर है -1, तो +2 - 1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 में से 1 गया आपके पास आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1, तो 2x + 1 और x - 1 × x + 2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने नंबर्स में फ्रैक्शन को सोल्व किया था, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर हम ये क्वेश्चन सोल्व करते थे 4, 5 तक इस तरह के क्वेश्चन, बट 6 क्लास से अल्फ़ाबेटिक्स क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। हम ये सीक्वेंस के साथ चले, मतलब कि 0 से लेक्चर्स को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा ज़रा, अब स्टूडेंट्स x - 1 और x + 2 अगर हमें इस तरह दो फ्रैक्शंस दी होती हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह की फॉर्म में ले आते हैं। इस तरह की फॉर्म में हमने लाना सीखा, यानी इस तरह की फॉर्म में हमने इसकी कन्वर्जन सीखी हुई है। अब मैथमेटिक्स में बच्चों क्या है
कि अगर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हो, जैसे आप इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो आपके पास ये चीज़ आ रही है। मैथमेटिक्स के अंदर है कि अगर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो उसका उल्ट भी पॉसिबल हो, यानी 2x+1 ओवर x-1 इंटू x+2 आपके पास आया हुआ है, तो आप इस आंसर से वापस इस सवाल की तरफ भी जा सको, ये भी चीज़ आपको आनी चाहिए। तो छोटी क्लासेस में तो आपने सीखी नहीं थी, ऐसी है कि नहीं, लेकिन बेटा 10 के अंदर और इंटर के अंदर आपको ये चीज़ सिखाई जाती है, और उस मेथड को, उस तरीके को जिसमें आप इस आंसर से वापस इन सवालों की तरफ जाते हो, इन फ्रैक्शंस की तरफ जाते हो, उसको कहते हो आप पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रो देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे लेते हैं ये आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इस सवाल को उठाएंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इस आंसर से वापस हम इस सवाल की तरफ जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन का सिर्फ एक इंट्रो देख रहे हैं कि अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली कर लेते हो तो आप किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने की काबिलियत अपने अंदर रख लोगे। देखिएगा बेटा, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी पार्शियल बना लेने हैं। जैसे 2x+1 ओवर x-1 इंटू x+2 लिखा हुआ है, आपने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे लिखना है, इक्वल का साइन लगाकर, फिर x-1 के ऊपर आपने लिख देना है a, फिर प्लस, फिर x+2 के ऊपर आपने लिख देना है b। ये आपने इनकी क्या कर लिए, पार्शियल्स बना लिए। फिर स्टेप 2 में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है x-1 को x+2 के साथ, मतलब कि डिनोमिनेटर को, जो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा उसको बराबर की दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिएगा, अगर आप x-1 को x+2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर को a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह होगी। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या होगा, ये x-1 और x+2 इस x-1 x+2 से ख़त्म हो जाएगा, फिर बराबर की दूसरी तरफ ये x-1 इस x-1 से ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय x+2, यानी आपके पास ब्राउन कलर में x+2 a के साथ आ जाएगा। फिर ये ब्राउन कलर में जो x+2 है इस x+2 से ख़त्म हो जाएगा, तो b के साथ मल्टीप्लाई होते हुए आपके पास क्या आएगा, x-1 ऑरेंज कलर के अंदर। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा, सेम वही स्टेप हमने यहाँ पर कोड किया। देन इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह होगी कि 2x+1 आ जाएगा यहाँ पर a इक्वल के साथ, आपके पास यहाँ पर a के साथ क्या था, ब्राउन कलर में x+2 बचा था, और b के साथ ऑरेंज कलर में x-1। अब हमने क्या करना है, जो a के नीचे फैक्टर लिखा है जैसे x-1 और b के नीचे लिखा हुआ है x+2, इसको हमने बारी बारी इक्वल रखना है 0 के, जैसे हम पुट करते हैं x-1 को 0 के इक्वल। अब यहाँ पर -1 है, बराबर की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +1, यानी x = 1 आपके पास आ जाएगा। आपने x की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया हुआ है ना, तो जहाँ जहाँ पर आपके पास x होगा वहाँ पर आपने 1 पुट कर देना है। तो देखिएगा, आपके पास इस 2 के साथ x था, आपने x की जगह 1 पुट कर दिया, फिर +1 आ गया, फिर इक्वल का साइन, फिर a, फिर इसके बाद यहाँ पर x मौजूद था तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, यानी 1 + 2 हो गया। बेटा आप सेम एज इट इज प्लस भी, अब यहाँ पर x इस x की जगह आपने 1 लगा दिया, यानी 1 - 1। अभी हमने सिर्फ क्या कि x जहाँ जहाँ पर मौजूद था वहाँ पर हमने 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट टाइम में देखिएगा, अब 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ आपके पास 2 आ गया, 2 + 1 आपके पास कितना होता है, 3, तो यहाँ पर आपके पास ग्रीन कलर में आ गया ये 3। 1 + 2 आपके पास होता है 3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3। 1 में से जब आप 1 को माइनस करते हो आपके पास 0 आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बन गया 0। 0 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ऑफिस है ये टर्म आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 3 = a3। अब यहाँ पर ये 3 जो सा है, इस 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड जाकर, क्योंकि a के साथ ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी नंबर अगर बराबर के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपने उसको दूसरी तरफ अगर ले जाना हो तो आप क्या करते हो, उसे डिवाइड में लिखते हो। तो 3 जब इस 3 के डिवाइड में जाएगा तो 3 × 3 1, तो आपके पास a का आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब a का आंसर हमारे पास आ चुका है 1। अब हम क्या करते हैं, इस x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी पुट करेंगे x+2 = 0, +2 है, बराबर की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -2, यानी x = -2 आ जाएगा। अब इस x = -2 को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, यानी इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर आपने -2 लिख देना है। तो बेटा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास x था, इस जगह पर x था
और यहाँ पर x था, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया -2। तो -2 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा -4। अब -4 और +1 कितना होता है, -4 + 1 आपके पास -3 आ जाएगा, तो ये आपके पास -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये -2 और +2 आपके पास हो जाएगा 0, ये वाली टर्म आपके पास बन गई 0। फिर -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो b के पास आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा -3। अब बेटा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर a की 0 की टर्म जो सी है ये तो आपके पास बन गई 0। अब बच्चे देखिएगा ज़रा, यहाँ पर -3 जो होता है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर की दूसरी तरफ जाकर इसने डिवाइड हो जाना है। तो -3 जब -3 के बटे में आएगा तो वो कट आउट होकर आपके पास क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, वो प्लस बन जाएगा, 3 3 से खत्म वो आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 1। तो b का बेटा आपके पास आंसर क्या आ गया 1। अब a का आंसर भी आपके पास मौजूद है और b का आपके पास आंसर मौजूद है। आपने सिंपल क्या करना है, इस आंसर को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। a का आंसर आपके पास 1 आया था तो आपने a की जगह पर 1 लिख दिया, b का भी आंसर आपके पास 1 आया था तो आपने इसको b की जगह 1 लिख दिया। अब देखिएगा बेटा आपने इस आंसर से वापस इन क्वेश्चंस की तरफ आ गए। आपको ये चीज़ दिखी थी, आपने पहले क्या किया, इन दोनों को सोल्व किया, दोनों को सोल्व करने के बाद आपने ये निकाला था। अब आपने इसको सोल्व किया और इसको सोल्व करने के बाद आपने ये दो टर्म्स निकालनी है। तो अगर आप इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन को कॉन्सेप्टली समझ लेते हैं, इस पर वर्किंग कर लेते हैं, तो बेटा आप इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब कि आप छोटी क्लासेस से इन दोनों फ्रैक्शंस को सोल्व कर कर यहाँ तक आना आपने सीखा है। आप इस क्लास के अंदर यहाँ से वापस इन क्वेश्चंस की तरफ आना भी सीख जाएंगे अगर आप इनको कॉन्सेप्चुअली कर लेंगे। अब बेटा ये तो बात हुई पार्शियल फ्रैक्शन की, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन को कॉन्सेप्चुअल कर लेते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इसमें ना कुछ छोटी छोटी टर्म्स यूज़ होती हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं। हम पार्शियल फ्रैक्शन को शुरू करने से पहले आज के लेक्चर में उन कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट आता है पोलिनोमियल फंक्शन का, कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अब अगर आप बुक में देखते हैं तो आपको इस तरह करके लंबी सी सीरीज दी जाती है फंक्शंस की, ठीक है? और उसमें आपको क्या कहा जाता है कि फॉर ऑल एक्स वेयर द कोफिशिएंट ऑफ an -1 an-2, मतलब कि ये जो ब्लू कलर में लिखा है a और यहाँ पर लिखा है an -1 an-2 an-3 an-4 a2 a1, वो कहने कि ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर से मुराद गिनती होती है, जैसे 1 2 3 4। इसमें शारिये वाले भी नंबर आ जाएंगे रियल नंबर्स के अंदर और बगैर शारिये के भी। जैसे वो कह सकते हैं कि इस ए की जगह पर आपके पास कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है? फॉर ऑल एक्स वेयर द कोफिशिएंट। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, पावर्स आर 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पर जो पावर होती है एक्स की पावर या तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। अगर आप सिंपल वर्ड यूज़ करें तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनके साथ नेगेटिव का साइन नहीं होता, और इसमें आपके पास 0 भी आ जाता है, 0 के साथ नेगेटिव का साइन नहीं होता, और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं जैसे 1 2 3 4, ठीक है? बट नेगेटिव नंबर्स पावर में नहीं होना चाहिए। अगर पावर में नेगेटिव नंबर आ गया तो आपके पास वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा बल्कि नॉन पोलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल्स के जरिए, देखिएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर 3 -3 एक्स की पावर 5 प्लस 2x - 5। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो आपके पास एक्स की पावर है ये आपके पास क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर वो नंबर होता है जिसके साथ शारिये में वाले हिस्से नहीं होते। तो ये आपके पास एक इंटीजर है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव का साइन है। इसी तरह एक्स के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव भी है, ठीक है, और एक इंटीजर भी है, क्योंकि पावर हमेशा इंटीजर हो तभी आप पोलिनोमियल फंक्शन में आ सकते हो। फिर यहाँ पर इस एक्स के ऊपर कुछ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इस एक्स की पावर 1 है। तो हमें साफ साफ पता चले कि पावर भी पॉजिटिव है, इंटीजर भी है, देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अब एक और मिसाल देखिएगा, अब यहाँ पर x की पावर है 1/2, यहाँ पर -3 x की पावर है 5, यहाँ प्लस 2x - 5। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर x की पावर 1/2 है, हमें देखने से तो पता चले कि इंटीजर है, लेकिन बेटा ये इंटीजर नहीं है। अगर आप 1/2 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.5, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर क्या है 0.5।
तो वो तो आपके पास इंटीजर नहीं बनेगी, वो तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बन जाएंगे। तो एक और चीज़ कि पावर के अंदर फ्रैक्शन वाली वैल्यू पावर में ना हो, जैसे बटे वाली वैल्यू पावर में होगी तब भी वो फ्रैक्शन कहलाएगी। तो उस सूरत में भी आपके पास जो फंक्शन बन रहा होगा वो नॉन पोलिनोमियल फंक्शन का होगा, वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा। यानी पावर भी बटे में नहीं होनी चाहिए, बटे में होगी तो ऑफिस वो सारी में आएगी। हालांकि एक्स की पावर 5 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर 1 है यहाँ पर, बट ये तो नहीं ना, हमने तो कंडीशन देखनी है। तो इसी वजह से ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये नॉट पोलिनोमियल फंक्शन है, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। एक और मिसाल देखिएगा ज़रा, यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 10 प्लस 2x माइनस 5। अब यहाँ पर एक्स की पावर आपके पास +5 है, यहाँ पर एक्स की पावर -10 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है। अब हमने देखा है कि पोलिनोमियल फंक्शन में पावर वेरिएबल की कभी भी पॉजिटिव हो या फिर इंटीजर हो, लेकिन नेगेटिव ना हो। अब यहाँ पर -10 आ गया, नेगेटिव नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक नॉट पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा ये था पोलिनोमियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट कि पोलिनोमियल फंक्शन में पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर हो, और पावर में कभी भी बटे में डिजिट्स ना लिखे हुए, देन वो पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, अदर देन वो नॉट पोलिनोमियल फंक्शन होगा। इसमें वैसे आपने उर्दू में पोलिनोमियल फंक्शन को कसीर रकमी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है देखिएगा रैशनल फ्रैक्शन का। अभी तो हमने पोलिनोमियल फंक्शन देखा ना, अब हम रैशनल फ्रैक्शन देखते हैं। अगर हम रैशनल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करें तो अ फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। अब यहाँ एन ऑफ एक्स शो करा है नोमिनेटर को और डी ऑफ एक्स शो करा है डिनोमिनेटर को। अब देखिएगा जो हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के नाम पढ़े थे वो डेफिनेशंस में यूज होना शुरू हो चुके हैं ना, क्योंकि हमने पढ़ा था। अब हम जीरो से शुरू करें बिल्कुल, तो छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट देखेंगे और इन छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से हम बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा अ फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स वेयर बोथ एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन। कि जो एन ऑफ एक्स भी कोई फंक्शन को शो कर रहा है ये भी पोलिनोमियल हो, और डी ऑफ एक्स भी कोई फंक्शन को शो कर रहा है वो भी आपके पास पोलिनोमियल हो। और क्या, एंड यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स नहीं, यहाँ डी ऑफ एक्स आना था। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्यू ऑफ एक्स की जगह डी ऑफ एक्स आना है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। तो बेटे देखिएगा ये हमने करेक्ट कर लिया, डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। कि जो नीचे वाली वैल्यू हो वो वाला फंक्शन आपके पास जीरो बस ना हो, देन आप उसे कह सकते हो कि एक रैशनल फंक्शन है। अब इसी को हम क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, देखिएगा ज़रा। हमने एक ये फ्रैक्शन में वैल्यू ली, अब देखिएगा 6x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 माइनस 7 लिखा हुआ है। अब ये देखिएगा जो ये सिर्फ हम रेड में सिर्फ बात करें अभी, तो ये आपके पास क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि देखो पावर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पावर पॉजिटिव है, दोनों इंटीजर्स हैं वैल्यूज़, यहाँ पर भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेड के अंदर जो ये फंक्शन लिखा हुआ है ये आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन का है। नीचे देखिएगा ग्रीन के अंदर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1, इंटीजर्स में पावर है, पॉजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो ये वैल्यू है ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और ये शो कर रहा है एन ऑफ एक्स को इस डेफिनेशन के लिहाज से। बटे के ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, तो एन ऑफ एक्स का हुआ है। इसी तरह जो ग्रीन के नीचे ग्रीन लिखा हुआ है ये आपके पास डी ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर है, और ये भी आपके पास है पोलिनोमियल फंक्शन। तो अ फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स वेयर बोथ एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन। अगर दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन हो और डी ऑफ एक्स बराबर ना हो जीरो के, तो आप कह सकते हो कि एक रैशनल फंक्शन है। आप सिंपल वर्डिंग में कहें, जब भी आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन बटे की फॉर्म में हो तो आपके पास एक रैशनल फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, वो रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन एक मज़े का कॉन्सेप्ट सुनिएगा ज़रा, यहाँ पर अगर हम एक फंक्शन लेते हैं एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 2 माइनस 7, और हम डी ऑफ एक्स का फंक्शन ले लेते हैं 0x। यहाँ पर उन्होंने कहा ना कि डी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, अगर हम जीरो ले लेते हैं तो क्या होगा, इसको ज़रा हम समझते हैं। देखिएगा आप क्या करेंगे, अगर आप जीरो ले लेते हैं, आपने इसको यहाँ पर नोमिनेटर को ऊपर रखा और डी ऑफ एक्स को नीचे रख दिया, तो देखिएगा जैसे ही आपने नीचे रखा, जब भी बटे के अंदर जीरो आ जाते तो आपके पास वैल्यू ही अनडिफाइंड हो जाती है। आप नहीं कह सकते कि क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। अगर आप किसी कैलकुलेटर से भी सोल्व करते हैं, मतलब आप
कोई भी नंबर लिखे कैलकुलेटर पर और उसे 0 से डिवाइड करें तो मैथ एरर आना शुरू हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट भी ये दरियाफ्त नहीं कर पाए कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा। तो मैथमेटिक्स में हम इसको इस अलामत से शो करते हैं, अनडिफाइंड की अलामत से। ये इस तरह की अलामत होती है आपके पास, ठीक है। तो यही रीज़न है उन्होंने डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 कहा हुआ है। अगर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, आप मालूम ही नहीं कर पाओगे क्या बनेगा। ओके, आगे देखिएगा ज़रा। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। अभी हमने रैशनल फ्रैक्शन को देखा, अब हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। और इन टाइप्स का रोल पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन की तो दो टाइप्स होती हैं। एक होती है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे बारी बारी प्रॉपर फ्रैक्शन पर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। देखिएगा ज़रा, अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन तो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप डिफाइन करेंगे आर रैशनल फ्रैक्शन के कोई सा भी अगर कोई रैशनल फ्रैक्शन हो और एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स की फॉर्म में हो, इस कार्ड प्रॉपर फ्रैक्शन उसका प्रॉपर फ्रैक्शन को होगे इफ़ अगर अब वो कंडीशन लगाने लगे हैं क्या, द डिग्री ऑफ नोमिनेटर एन ऑफ एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, कि जो ये ऊपर वाला फंक्शन हो इसकी जो डिग्री हो वो कम हो नीचे वाले की डिग्री से। अब डिग्री क्या होती है, किसी भी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर उसकी डिग्री कहलाती है। मतलब सपोज करें 2x² + 3 लिखा हुआ है। अब x² वेरिएबल की सबसे ज़्यादा बड़ी पावर है ना, जो भी हमने फंक्शन बोला, इसमें ये इसकी डिग्री होगी 2, ठीक है। इसको ज़रा समझिएगा। अगर हम एक्सप्लेन करें, ये हमने एक फंक्शन लिखा 6x + 27, यहाँ पर ऊपर जो ब्लू में लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है और वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर इस वक्त मौजूद है 1, तो इसकी डिग्री है 1। इसी तरह ये देखिएगा जो इस कलर में लिखा हुआ पर्पल सा कलर है, यहाँ पर x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है 3, तो ये ब्लू में जो पर्पल से कलर में लिखा हुआ है इसकी डिग्री है 3। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर ऊपर वाले वेरिएबल की ऊपर वाले फंक्शन की ज़्यादा कम डिग्री हो और नीचे वाले की ज़्यादा हो तो वो आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको देखिएगा, इसको हम थोड़े से ना एनालॉजी के जरिए समझते हैं। अब सपोज करें बच्चों, एक है जनाब बॉडीगार्ड हटा खटम। अब इस बॉडीगार्ड का जो वेट है वो है 80 kg, 80 किलो इसका वज़न है। दूसरी तरफ एक बच्चा है, बेटा उस बच्चे का जो वज़न है वो है, उसका नाम है समीम और उसका जो वेट है 35 kg है। अगर क्या हो, कहा जाए बॉडीगार्ड को, जनाब बॉडीगार्ड आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आप इस बच्चे को उठाओ, यानी बॉडीगार्ड इस समी को उठाएगा। बॉडीगार्ड की पावर ज़्यादा है, इसकी डिग्री ज़्यादा है, समी की डिग्री कम है, ठीक है। तो बॉडीगार्ड तो इजीली इस समी को उठा लेगा ना, तो बात ही प्रॉपर ही होगी ना, ठीक है, बात प्रॉपर होगी। अब प्रॉपर का मतलब क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगी कि ये बॉडीगार्ड समी को उठा सकता है, समी का वेट कम है, ठीक है। अब अगर हम इसी को हम मैथमेटिक्स में लें, मैथमेटिक्स में किस तरह लें कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि वेरिएबल जो ऊपर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसकी डिग्री कम होती है, उसके पास पावर कम होती है, जबकि नीचे वाले के पास पावर ज़्यादा होती है। इसी वजह से उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, क्योंकि प्रॉपर का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेबल। तो ये बात एक्सेप्टेबल है ना कि जो जिसकी ज़्यादा पावर होगी वो कम पावर वाले को उठा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी कि ऊपर पावर स्मॉल हो और नीचे पावर लार्ज हो, तो वो आपके पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। क्योंकि पीछे जो आपने क्वेश्चन देखा था उसमें ये तो था ना कि ऊपर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री थी वो कम थी, नीचे वाले की ज़्यादा थी। इसी वजह से इसको आप क्या कहते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं ज़रा। अब बेटा देखिएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसको डेफिनेशन के लिहाज से देखें, और रैशनल फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कि एक रैशनल फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हो इफ़ द डिग्री ऑफ नोमिनेटर, अगर जो नोमिनेटर की डिग्री हो, नोमिनेटर क्या होता है, बटे के ऊपर वाली वैल्यू, क्या हो, इस ग्रेटर ज़्यादा हो
और या फिर इक्वल हो टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री से। यानी सिंपल फॉर्म में आपसे वो कहना चाह रहे हैं कि अगर बटे की ऊपर जो वैल्यू हो, जो डिग्री हो, वो ज़्यादा हो नीचे वाली से। यानी आप उसको इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 6x³ - 5x² - 7 बटे के ऊपर है, इसकी डिग्री क्या है 3। नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है 3x² - 2x - 1, इसकी डिग्री आपके पास क्या है 2। तो देखिएगा ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सेम पावर हो ऊपर भी और सेम पावर हो नीचे भी। मीन्स दैट देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 2, इसकी डिग्री है 2, x² + 1 नीचे वाले की डिग्री है 2, दोनों की डिग्री सेम है, तो ये भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिसाल है। इसको भी हम थोड़ी सी एक एनालॉजी के जरिए समझते हैं। इसका आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिएगा जनाब, अब हम ले लेते हैं जनाब एक सिक्योरिटी गार्ड, काफ़ी हटा घटा है वैसे। इसका भी वेट आपके पास क्या है 80 kg, और ये थोड़ा गुस्से वाला है, एंग्री है। और दूसरी तरफ है जनाब अहमद, ठीक है जी, ये अहमद है, इसका वेट है 35 kg। अगर कहा जाए कि जनाब बॉडीगार्ड से या फिर अहमद से कहा जाए कि अहमद क्या आप सिक्योरिटी गार्ड को उठा सकते हो, एक तो है भी गुस्से वाला, अगर अहमद उठाने जाएगा तो क्या होगा आपको पता ही है, तो ये बात तो इम्प्रॉपर होगी ना, ये नॉन एक्सेप्टेबल बात होगी। या फिर हम ऐसा करते हैं, वापस हम जाते हैं दूसरे वाले गार्ड को ले आते हैं। कौन, ये आपके पास है बॉडीगार्ड, इसका वेट कितना है 80 kg। लेकिन बच्चों मसला है ये भी 80 kg है, ये भी 80 kg है, दोनों के पावर सेम है। अगर दोनों एक दूसरे से सीधे बहस करेंगे तो नुकसान दोनों का ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका वेट भी 80 kg है, ये भी, और ये है भी गुस्से वाला। चलो अगर ये उठा भी लेगा, ये गुस्से वाला लड़ पड़ेंगे, तो ये भी बात सही नहीं होगी, ये भी बात आपके पास क्या होगी इम्प्रॉपर ही होगी, क्योंकि ये बॉडीगार्ड इस सिक्योरिटी गार्ड को जब उठाने जाएगा वो कहेगा नहीं उठना, ये तो गुस्से वाला है ना। तो मैथमेटिक्स में अगर आप बात करें इस लिहाज से, इस कंडीशन के अंदर, तो ये आपके पास ये इम्प्रॉपर बात होगी, यानी ये नॉन एक्सेप्टेबल बात होगी। तो बेटा इसको आप इम्प्रॉपर कहोगे बात को, क्योंकि इम्प्रॉपर का वैसे मतलब क्या होता है नॉन एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप इस चीज़ को। अब इसी चीज़ को, इसी एनालॉजी को अगर हम ले जाएं मैथमेटिक्स के अंदर, तो बेटा मैथमेटिक्स के अंदर अब यहाँ पर देखिएगा x³ 3 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, और नीचे वाले की डिग्री 2 है। ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो ये कम डिग्री वाला ज़्यादा डिग्री वाले को उठा तो नहीं ना सकता, तो ये आपके पास क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसी तरह अगर दोनों की डिग्री सेम हो तब भी नहीं बात बनेगी। हम सिर्फ ये याद रखने के लिए एनालॉजी बना रहे हैं कि जब डिग्री सेम हो दोनों पोलिनोमियल फंक्शन की, या फिर ऊपर वाले की ज़्यादा हो नीचे वाले की कम हो, तो इसको आप क्या कहोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ये आपके पास बन गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर तो पावर क्या रहती है ज़्यादा, नीचे रहती है कम, ये भी बात इम्प्रॉपर है, नॉन एक्सेप्टेबल है। अगर दोनों पावर सेम हो तब भी नॉन एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह आप ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अपने जहन में रख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिएगा आज के लेक्चर में जस्ट हमने ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर और पार्शियल फ्रैक्शन हम क्यों करते हैं, ये मेथड है क्या, किस लिए यूज़ होता है, ये चीज़ हमने देखी। आज सिर्फ इंट्रो था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी बाकायदा एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, और जितना हो सकेगा कॉन्सेप्ट 0 से लेकर 100 हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन को कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, ठीक है। आई होप आपको बहुत मज़ा भी आया होगा और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली बच्चों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।